नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज साहिल राठौर, योर एजुकेटर फॉर अकाउंटेंसी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार, इस शानदार सेशन में। तो आज है हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करा था। उससे पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी थी और 3 वर्ड्स पढ़े थे। 3 वर्ड्स के मीनिंग समझे थे, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स। उन तीनों का मतलब समझा था। उसके बाद हमने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था और उसके बाद हमने स्टार्ट करी थी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, जो लैंग्वेज है बिजनेस की। ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ना, इनको समझना क्यों जरूरी है? तो बेसिक आइडिया इस कि आप अकाउंटिंग करने वाले हो। अकाउंट्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है और किसी भी नए सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है, क्योंकि इन्हीं का यूज कर कर आप अकाउंटिंग करने वाले हो। अगर आप ये टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझोगे तो अकाउंटिंग आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो आज लेक्चर 2 है, जिसमें हम आगे की टर्मिनोलॉजीज समझेंगे। कल हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज समझी थी, बाकी बची हुई टर्मिनोलॉजीज आज समझेंगे। और हमारे पूरे कोर्स, मतलब जैसे जैसे ये कोर्स चलता जाएगा आगे, बहुत सारी चीजें आप नई नई सुनेंगे, समझेंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल फोकस से अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं क्लास 11th की, और हर एक चीज का रिवीजन आप लोग करेंगे। जो जो क्लास में करवाया जाएगा मैं भी रिवीजन करवाऊंगा, आप लोगों को भी सेल्फ रिवीजन करना है। तो माता सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये जो पढ़ाई, क्लास 11th की क्लासेस जो चालू हुई है, हमारी जो पढ़ाई स्टार्ट हुई है, ये बहुत अच्छे से फ्लुएंटली चले और हम क्लास 11th और क्लास 12th में बहुत अच्छा स्कोर करें। 3 चीजें मैंने आपसे कल बोली थी, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर कर। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की आगे की टर्म्स हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब जो आज की फर्स्ट टर्म है वो है हमारे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। मतलब अकाउंट्स में कुछ चीजों को डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में माना जाता है। तो उसमें आ जाते हैं हमारे वाउचर्स। सबसे पहली चीज क्या जाती है? वाउचर्स। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो सपोर्ट करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को। कल आपने ट्रांजैक्शन समझी थी, कुछ भी ऐसा इवेंट हो रहा है जिसकी कुछ वैल्यू है। जैसे हमने सेल करी बिजनेस में, मतलब हमने बेचा माल, हमने परचेस करी, हमने माल खरीदा, हमने सैलरी दी। तो इन सभी के कुछ एविडेंस होते हैं। जब हम सेल करते हैं तो हम बिल देते हैं, वो बिल एविडेंस होता है सेल का। जब हम परचेस करते हैं तो हमें बिल मिलता है, वो बिल, वो एविडेंस होता है किसका? परचेस करने का। कैश रिसीव या पे करते हैं तो कैश मेमोज दिए जाते हैं, इनवॉइसेज होती हैं या रिसीप्ट्स होती हैं, पैसे देने या लेने पर रिसिप्ट या मेमोज, इनवॉइस, ये सब मिलती हैं। तो ये सब कैसे काम करते हैं? ये एविडेंस का काम करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ये सपोर्ट करते हैं एज एन एविडेंस। तो बाउचर्स में ये चीजें जाती हैं। बहुत सिंपल सी चीज थी। बाउचर मतलब होता है बिल्स या रिसीप्ट या कैश मेमोज, जो भी ये सारी चीजें अकाउंट्स में है, ये सब बाउचर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो आप पढ़ने वाले हैं वो है स्टॉक। बाउचर्स तो इजी था, स्टॉक ध्यान से समझना। स्टॉक भी इजी है, बट स्टॉक जो है ना, एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके अकाउंटेंसी के लिए। स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ध्यान से सुनो, स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इसमें गुड्स आ जाते हैं। गुड्स क्या होता है? एक एक चीज का मतलब समझना। गुड्स क्या होता है? जो चीज, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज में आप डील करते हो। एक मशीन वाले के लिए मशीन्स जो उसने बेचने के लिए खरीदी हैं, वो गुड्स है। या वो बना रहा है बेचने के लिए, तो वो सभी उसके लिए क्या है? गुड्स है। एक कपड़े की दुकान वाले के लिए जो जो उसने खरीदा है बेचने के लिए, वो सभी चीजें उसके लिए क्या हो जाती हैं? गुड्स हो जाती हैं। स्पेयर्स, कुछ स्पेयर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पास रखी हैं, वो भी हमारी इन्वेंट्री में आती हैं। किस चीज के लिए रखी हैं? जैसे मेरे पास मशीन से, उस मशीन में कुछ टूल्स यूज होते हैं, स्पेयर्स यूज होते हैं।
ऑयल यूज होता है, तो ये सारी चीज भी हमारी इन्वेंट्री में आ जाती है। और आइटम्स ऑन हैंड एट स्पेसिफिक टाइम, और कुछ कुछ और चीजें जो हमारे पास हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, वो सभी चीजें हमारी इन्वेंट्री में आ जाती है। और सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है वो चीज जो आप, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, जो आपने अपने बिजनेस में रखी है सेल करने के लिए। ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है साल की स्टार्टिंग में। अब यहां पर प्लीज ध्यान से सुनना, आप लोगों का फोकस मुझे यहां पर चाहिए, 100% फोकस। साल की स्टार्टिंग, वैसे इंडियन फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और ये ईयर एंड कब होता है, स्टार्ट होता है, और ईयर एंड होता है 31 मार्च को। ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर, और एंड कब होता है? 31 मार्च को। अब 1 अप्रैल को अगर आपके पास कुछ स्टॉक है, मतलब पिछले साल से अब आपके पास जो स्टॉक बचा 1 अप्रैल को, तो वो स्टॉक कहलाता है आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री। देखो, जो इन्वेंट्री आपके पास साल की शुरुआत में थी, मतलब 1 अप्रैल को जो इन्वेंट्री थी वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। अब साल में आपने बेचा होगा, कुछ खरीदा भी होगा, तो आपकी इन्वेंट्री हो सकता है बढ़ गई हो या कम हो गई हो, तो साल के एंड डेट पे मतलब 31 मार्च को जो इन्वेंट्री आपके पास बची है वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। आई होप सो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया हो, ये टर्म समझ में आ गई हो। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब जो आपके बिजनेस में आपने रख रखा है वो सभी चीजें आपकी स्टॉक है। जो भी माल आपने रख रखा है बेचने के लिए वो आपका स्टॉक कहलाता है। और वो आपके बिजनेस में आपके आपका माल है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज आपका बिजनेस ओन करता है वो आपकी सभी चीजें क्या हो जाती हैं? एसेट्स हो जाती हैं। तो स्टॉक हमारा क्या है? एसेट। स्टॉक हमारा आता है एसेट्स में। अब स्टॉक क्या होते हैं? गुड्स। दो टाइप के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब होता है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। और क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब साल के आखिरी में जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाता है, और जो साल की शुरुआत में है वो ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाता है। स्टॉक हमारे गुड्स होते हैं, या कोई भी स्पेयर या कुछ भी चीज जो आपके पास एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो आपके बिजनेस में है। अब कुछ स्पेशलाइज्ड टर्म्स होती हैं जैसे कि डिस्काउंट, गुड्स। ये समझते हैं, गुड्स तो हम जब से समझते आ ही रहे थे। अब इधर हम इनको और अच्छे से समझेंगे, मतलब हर टर्म आपकी बार बार रिपीट हो रही है, हर चीज आप रिपीटेडली सुनोगे, और धीरे धीरे कर कर आपको ये सारी टर्म्स, ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, अभी एक काम करो, अभी ट्रेड डिस्काउंट नहीं समझते, पहले हम समझते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को अभी हम होल्ड करते हैं, और पहले आप लोग समझो कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है, जैसे मेरे से कोई कुछ परचेस करके गया, ठीक है, मान लो मुझसे किसी ने 10,000 रुपए का सामान खरीदा क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब होता है उधार। क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार। एक था, मान लो राहुल था, राहुल ने हमसे 10,000 रुपए क्रेडिट मतलब उधार में माल परचेस करा। राहुल ने हमसे उधार में 10,000 रुपए में माल परचेस करा, और उसने बोला कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा। अब वो पैसे नहीं दे रहा है, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। तो हम क्या करते हैं? हम उससे बोलते हैं राहुल सुनो। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं राहुल, मैं आपको 2,000 रुपए का और डिस्काउंट देता हूं, कैश डिस्काउंट। तो अब आप मुझे सिर्फ 8,000 रुपए दो।
अगर आप आज मुझे पैसे देते हो तो मैं आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट देता हूं। तो राहुल बोलता है अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, मैं आज ही आपको पैसे दे देता हूं ताकि मुझे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए और मैं भी खुश हूं क्योंकि मुझे कम से कम मेरे 8,000 रुपए तो मिल गए, क्योंकि वो मुझे मेरे 10,000 रुपए दे ही नहीं रहा था। तो इसी टर्म को, इसी चीज को बोला जाता है कैश डिस्काउंट। कैश लेते या देते टाइम जो हमको मिलता है वो होता है कैश डिस्काउंट। हमें मिल भी सकता है और हम किसी को दे भी सकते हैं। ये हो गया कैश डिस्काउंट। एंड इंसेंटिव ऑफर्ड टू डेटर्स। डेटर्स मतलब जिन लोगों से हमें पैसे आना बाकी है। हमने कल समझा था ना, डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिन लोगों से हमें पैसे आना बाकी हैं और ये हमारे एसेट्स होते हैं। टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि जल्दी पेमेंट मिल जाए विद इन स्पेसिफिक पीरियड। एक समय, एक जल्दी से एक समय, एक सही समय अवधि में हमें पैसे मिल जाए, एक सही पीरियड में हमें पैसे मिल जाए, टाइम पर पैसे मिल जाए, तो उसे, उस केस में हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं और यही चीज कैश डिस्काउंट कहलाती है। समझ में आया? राहुल बोलेगा। अगर कोई राहुल नाम का इंसान वीडियो देख रहा है तो भाई प्लीज बुरा मत मानना। चलो, अब ट्रेड डिस्काउंट देखो। अ डिडक्शन ऑफर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस एज द टाइम एट द टाइम ऑफ सेल। अब कई बार क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरर्स से होलसेलर्स खरीद कर लाते हैं, तो होलसेल जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक स्पेसिफिक डिस्काउंट देता है, एक पर्टिकुलर डिस्काउंट देता है लिस्ट प्राइस पर, कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब आपको ये 80 रुपीज की पड़ रही है। तो इस चीज को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। मतलब पैसे लेते या देते टाइम नहीं दिया गया, ये खरीदते टाइम ही दिया गया। 100 रुपए की चीज 80 रुपए में दे रहा हूं मैं आपको, तो ये कैश डिस्काउंट नहीं है, ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। कैश डिस्काउंट अभी हमने पढ़ा, जब पैसे लेते या देते टाइम जो दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है। एक चीज आप आगे जाके सीखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किए जाते, कैश डिस्काउंट्स रिकॉर्ड किए जाते। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे जाके चीजें समझेंगे धीरे धीरे। अब गुड्स समझना है, और गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए मैं पहले से भी बताता आ रहा था और अभी मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ गुड्स। दीज आर दी स्पेसिफिक प्रोडक्ट अ बिजनेस डील्स इन। मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करते हो वो चीजें आपके लिए गुड्स होती हैं, अगर आपने उन्हें बेचने के लिए खरीदा है ना। सिंपल लैंग्वेज में, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, गुड्स हैं, अगर वो हमारे पास हैं सेल करने के लिए। समझो, फॉर अ फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर वाला है, ठीक है, एक इंसान है जिसकी फर्नीचर की शॉप है, तो चेयर्स जो हैं वो उसके लिए गुड्स हैं। और कोई और, किसी और चीज के बिजनेस वाले के लिए चेयर्स क्या हो गई, एसेट्स हो गई, फर्नीचर में आ गई। चलो और अच्छे से समझते हैं। यह है रामू फर्नीचर हाउस। अब इसके लिए ना, जो भी इसके पास फर्नीचर रखा हुआ है, इसके पास जो भी फर्नीचर रखा हुआ है सेल करने के लिए, मान लो इसके पास चेयर्स भी रखी हुई हैं, टेबल्स भी रखे हुए हैं, जो भी चीजें इसके पास रखी हुई हैं, ये सभी इसके लिए क्या है, स्टॉक है। ये सभी चीजें इसके लिए क्या है, गुड्स हैं, क्योंकि ये जो इसके पास सामान रखा हुआ है ये फर्नीचर का सामान है जो इसको बेचना है, जो इसने बेचने के लिए रखा है, इसका फर्नीचर का बिजनेस है। तो ये सारी चीजें इसके लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई। टेबल चेयर जो भी सारी चीजें हैं ये सभी इसके लिए गुड्स हो गई। लेकिन एक और शॉप है, गुप्ता क्लॉथिंग्स। गुप्ता क्लॉथिंग्स है और इसकी भी एक बढ़िया सी शॉप है, और इसमें टंगे हैं कुछ कपड़े। मतलब ये क्लॉथिंग्स की दुकान है, ये कपड़े की, ये बिजनेस कर रहा है कपड़े का।
गुप्ता क्लॉथिंग्स इनका कपड़ों का बिजनेस है। अब इनका कपड़ों का बिजनेस है, इनके पास कपड़े हैं। ये क्या करते हैं, एक काउंटर बनवाते हैं अपना। ये एक काउंटर बनवाते हैं अपना, और उसके लिए ये एक चेयर परचेस करते हैं। ये एक चेयर परचेस करते हैं, ठीक है। चेयर और एक टेबल परचेस करते हैं। तो इनका बिजनेस है क्लॉथ्स का, कपड़ों का इनका बिजनेस है। इनका बिजनेस था फर्नीचर का, तो इनके लिए फर्नीचर एसेट था। लेकिन इनका बिजनेस तो कपड़ों का है, तो इनके लिए कपड़े एसेट्स हैं। और जो इनने टेबल और चेयर खरीद के रखी है ना, जो इनने काउंटर बनवा के रखा है, ये इनके लिए क्या है, एसेट्स हैं। ये इनके लिए गुड्स नहीं है। इनके लिए गुड्स क्या हो जाएंगे, क्लॉथ्स। और इनके लिए फर्नीचर गुड्स हो जाएंगे। आपको गुड्स समझ में आ गया होगा, जो चीज आपने बिजनेस में बेचने के लिए रखी है वो आपके लिए क्या है, गुड्स है। अब मान लो ये अपने लिए पर्सनल, ये अपने बिजनेस में ऑफिस में काउंटर बनवाता है जिसमें ये टेबल और चेयर रखता है, ठीक है। इसका खुद का काउंटर है जिसमें ये टेबल और चेयर रखता है, काउंटर। तो ये जो टेबल और चेयर है ना, ध्यान से सुनना, ये जो टेबल और चेयर है, ये इन्होंने बेचने के लिए नहीं रखी है, ये इनने खुद के यूज के लिए, खुद के बैठने के लिए बनवाई है। तो ये इनके लिए एसेट है, गुड नहीं है। याद रखना, ये इनके लिए गुड्स नहीं है। लेकिन बाकी जो फर्नीचर इनने बेचने के लिए रखा है, सुनना, बाकी जो फर्नीचर इन्होंने बेचने के लिए रखा है वो इनके लिए क्या है, गुड्स है। और जो चीज इनने बेचने के लिए नहीं रखी, खुद के बिजनेस में यूज करने के लिए रखी है, वो इनके लिए गुड्स नहीं है। उन चीजों को हम एसेट बोलते हैं। एसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस के पास जो भी चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेस आपके बिजनेस के पास है, वो सारी रिसोर्सेस आपके एसेट्स तो होते ही हैं। अब वो एसेट्स गुड्स भी हो सकते हैं, वो कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में कपड़े एसेट भी है और गुड्स भी है। इस केस में फर्नीचर जो है वो सिर्फ एसेट है, गुड्स नहीं है, क्योंकि हम इसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये रामू वाले केस में जो फर्नीचर है, ये वाला फर्नीचर, ये गुड्स भी है और गुड्स बिजनेस की प्रॉपर्टी है, तो एसेट में आता है वो। ये फर्नीचर गुड्स नहीं है लेकिन एसेट्स तो है, क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी है। समझ में आया, बोलो मजा आया कि नहीं। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड टर्म्स, बस समझते चलो, हर चीज सुनते चलो, मजा आ जाएगा। अब कैपिटल क्या होता है, ध्यान से सुनना। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, इट इज अ क्लेम ऑन द एसेट्स। चलो, आप बिजनेस चालू करते हो, है ना, ये आप हो, और आप स्टार्ट करते हो बिजनेस। तो आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, किसी भी चीज का आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो आप ऑनर हो और ये आपका बिजनेस है। तो आप दोनों अलग अलग हो, आप अपने बिजनेस से अलग हो, है ना। आपका जो बिजनेस है आप उससे अलग हो। आप क्या करते हो, 10 लाख रुपए अपने बिजनेस को देते हो। क्या देते हो, आप अपने बिजनेस को 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस में। मतलब आपने एज अ ऑनर बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए। तो ये जो चीज है ये कहलाती है कैपिटल। अगर आप बिजनेस को मशीन देते हैं आपके पास से, आप बिजनेस को कुछ स्टॉक देते हैं आपके पास पहले का रखा है, या कुछ भी चीज आप बिजनेस को देते चालू करते समय अपने पास से, तो वो आपकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने बिजनेस चालू करा मैंने, और मैंने बिजनेस में कैश, कैश मतलब मैंने बिजनेस में रोकड़ा लगाया 10 लाख रुपए। मेरे पास स्टॉक था, मतलब मेरे पास कुछ माल रखा हुआ था, वो मान लो 2 लाख रुपए का था, तो मैंने वो भी बिजनेस को दे दिया। मेरे पास एक मशीन थी, मान लो वो 1 लाख रुपए की थी, तो मैंने वो भी बिजनेस को दे दी। और मेरे पास फर्नीचर था,
वो 2 लाख रुपए का था, वो भी मैंने बिजनेस को दे दिया। मतलब ये सारी चीजें मैंने मेरे पास से बिजनेस में लगा दी। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं? कैपिटल कहलाती हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब ऑनर जो भी बिजनेस को दे रहा है वो बिजनेस की कैपिटल कहलाएगी। बिजनेस का ऑनर बिजनेस को जो भी दे रहा है वो बिजनेस की कैपिटल कहलाएगी। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 10 + 2 12 + 1 13 और 2 15 लाख रुपीस टोटल कैपिटल हो गई। समझ में आया कैपिटल क्या होता है? अब इसमें ऐसा क्यों लिखा है, इट इज अ क्लेम ऑन दी एसेट्स? ये एसेट्स पे क्लेम होता है। देखो, आपने जो जो कैपिटल लगाई बिजनेस में, वो सभी चीजें आपकी बिजनेस की क्या हो जाएंगी? एसेट्स हो जाएंगी। जैसे कैश बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि वो बिजनेस की प्रॉपर्टी बन गई। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या हो जाएगा? बिजनेस की प्रॉपर्टी बन गई, तो वो भी एसेट बन जाएगा। मशीन भी अब बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई, आपने बिजनेस को दी है तो वो एसेट हो जाएगा। और फर्नीचर भी अब वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई, तो वो भी, मतलब जो भी रिसोर्सेज बिजनेस के पास है और बिजनेस की है वो, क्योंकि बिजनेस को दे दी ना आपने, इन्वेस्ट कर दी तो कर दिया, वो बिजनेस की है। तो ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं? एसेट्स हो जाती हैं बिजनेस की। और एक साइड पर आप इनको बिजनेस की कैपिटल भी बोलते हो। कैपिटल एक तरीके से आपने बिजनेस को दी है कैपिटल, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी होती है। मुझे पता है ये एक कंफ्यूजन वाली बात है कि एसेट्स भी हो रहे हैं, लायबिलिटीज भी हो रही है। तो मैं इस चीज को आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर करता हूं, रुको जरा। आप आगे चलकर एक चीज पढ़ोगे अकाउंट्स में, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? कैपिटल प्लस जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो इक्वल होती हैं एसेट्स के। मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल होती हैं एसेट्स के। तो इसमें आपकी कैपिटल ये हो गई ना, 15 लाख रुपए। कैपिटल कितनी हो गई? 15 लाख रुपए हो गई। देखो, कैपिटल हो गई 15 लाख, प्लस अभी लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है, जीरो है। और आपके बिजनेस में ये सारी चीजें जाने के बाद क्या बन गई? आपके बिजनेस के लिए ये सभी चीजें एसेट्स बन गई। तो एसेट्स भी कितने के हो गए? 15 लाख के। तो ये हमेशा इक्वल रहेगा। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, इसे याद रखना। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ये हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई हो बहुत अच्छे से। कैपिटल के बाद अब हम पढ़ते हैं सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? टोटल रिवेन्यूज फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। मतलब जितना भी पैसा आपके पास आया गुड्स बेचने पर और सर्विसेज बेचने पर, जो भी पैसा आपको मिला वो आपकी सेल्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स सोल्ड करे 25 लाख रुपए में, मतलब टोटल 25 लाख रुपए मैंने गुड्स बेच के कमाए, और सर्विसेज प्रोवाइड करके, सर्विस प्रोवाइड करके मैंने 5 लाख रुपए कमाए। तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? सेल्स 30 लैक्स रुपीस की टोटल सेल्स हो जाएगी। 25 लाख रुपए में गुड्स बेचे और सर्विसेज प्रोवाइड करी। 25 लाख रुपए के गुड्स बेचे और सर्विसेज प्रोवाइड करी 5 लाख की, तो टोटल सेल्स हो जाएगी 30 लाख रुपए। तो इसे हम बोलते हैं सेल्स। मतलब जितना भी पैसा हमारे पास आया गुड्स और सर्विसेज को बेच के, वो हमारी सेल्स कहलाती है, याद रखना। रिवेन्यूज क्या होते हैं? अमाउंट अर्नड थ्रू सेल्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स। रिवेन्यू का मतलब होता है जो आपने कमाया। अब सोचो, मैंने 25 लाख रुपए की सेल करी, 25 लाख रुपए के मैंने गुड्स बेचे, लेकिन ये गुड्स ना सिर्फ 22 लाख रुपए के थे। ये गुड्स की जो कीमत थी ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स, 22 लाख रुपए के थे, और मैंने इन्हें सेल कर दिया 25 लाख रुपए में। तो जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा है ना, इन दोनों का डिफरेंस,
3 लाख रुपीस, ये जो है ये मेरा क्या है, रिवेन्यू। अब मान लो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला, ये 3 लाख रुपए हो गए, मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला 25,000 का, मुझे डिविडेंड मिली। ये डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, आगे चल के समझेंगे। बट ये मुझे मिलते हैं, हमें मिलते हैं ये, ठीक है। डिविडेंड हमको मिली, मान लो 75,000, तो टोटल ये वाली इनकम 1 लाख रुपए हो गई। मतलब हमने 3 लाख उससे कमा लिए बेच के, और ये डिविडेंड और इंटरेस्ट से 1 लाख कमा लिए। मतलब हमारा टोटल रिवेन्यू कितना हो गया, 4 लाख रुपए का हमारा रिवेन्यू हो गया। रिवेन्यू मतलब अमाउंट्स अर्न्ड थ्रू सेल्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स, जो भी चीज से हमने बिजनेस में कमाया। कमीशन भी हो सकती है, आपको किसी से कमीशन मिली है ना, कमीशन दे भी सकते हो, मिल भी सकती है। अगर मिली तो वो आपके लिए क्या है, रिवेन्यू है। मतलब जो भी इनकम आपकी हो रही है वो सभी चीजें आपके लिए रिवेन्यू बन जाती हैं। जो भी आप कमा रहे हो वो आपके लिए रिवेन्यू बन जाता है। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रिवेन्यू। जो भी पैसा हम खर्चते हैं कमाने के लिए, वो हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे मैंने सैलरी पे करी, बिजनेस कर रहा हूं तो मैं सैलरी पे करूंगा, रेंट पे करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है, हम आगे चल के पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है। बट डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए एक तरीके का खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं जिसको हम। मतलब ये एक्चुअल कैश में नहीं होता, बट एक तरीके का हमारा खर्चा होता है। समझेंगे कैसे। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वेजेस, ये सभी चीजें हमारे लिए क्या होती हैं, खर्चे होते हैं। ये सभी चीजें हमारे लिए एक्सपेंस होती हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज थी। अब ड्रॉविंग्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझना। ड्रॉविंग्स का मतलब होता है विड्रॉवल ऑफ मनी या गुड्स। देखो कई बार क्या होता है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। हमें ना बहुत अच्छे से चीजें समझनी है, पढ़नी है, हर चीज हमें प्रैक्टिकली समझ में आनी चाहिए। तो हम ड्रॉविंग का मतलब समझते हैं। ड्रॉविंग का मतलब होता है, ध्यान से सुनना। समझ लो आपके आपकी किराने की शॉप है, आपके घर के किराने की शॉप है। तो आप क्या करते हो, या आपके पापा, उनको आपकी फीस भरनी है, स्कूल की या किसी भी जगह की फीस भरनी है, तो वो किराने की शॉप से क्या करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं कि मुझे फीस भरनी है, मुझे 25,000 रुपए चाहिए, तो उन्होंने अपनी शॉप से निकाल लिए। तो उन्होंने वो जो पैसे हैं वो पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, क्योंकि वो अलग है ना बिजनेस से। उनने पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, ये कोई बिजनेस का खर्चा तो था नहीं। स्कूल की फीस पे करना, लाइफ इंश्योरेंस, खुद का लाइफ इंश्योरेंस करवाया आपने, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। या आपने बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस कराया, या कुछ भी पर्सनल खर्चे के लिए आपने बिजनेस से पैसे निकाले, तो वो बिजनेस में क्या कहलाती है, ड्रॉविंग कहलाती है। विड्रॉवल कहलाता है, ड्रॉइंग कहलाती है। क्या कहलाते हैं, ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसे निकालोगे या कुछ भी निकालोगे तो वो ड्राइंग कहलाएगी। अब कई बार क्या होता है, जब हमारी किराने की शॉप होती है ना, हम बाहर से खरीद कर नहीं लाते, हम हमारी किराने की शॉप पे से ही सामान ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम हमारी किराने की शॉप पे से, जो भी हमें चाहिए वो सारी चीजें ले लेते हैं। मतलब हम जो गुड्स बेचने के लिए रखे थे वो हम पर्सनल यूज के लिए ले लेते हैं, घर के इस्तेमाल के लिए ले लेते हैं। तो उस केस में वो भी क्या कहलाता है, ड्रॉइंग कहलाती है। क्या कहलाता है, ध्यान से सुनना। गुड्स विड्रॉ करोगे तो भी ड्राइंग, कैश विड्रॉ करोगे तो भी वो ड्रॉविंग्स कहलाएगी। विड्रॉवल ऑफ मनी या गुड्स बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, इसे ध्यान से पढ़ लेना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने। ड्रॉविंग्स मतलब होता है गुड्स या पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए प्रोपराइटर ने। प्रोपराइटर मतलब मालिक। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है, मालिक। वेरी गुड। अब रिवेन्यूज हम ना ध्यान से पढ़ने वाले हैं। चलो, रिवेन्यूज मतलब एक बार फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया, बट हर चीज हम रिपीट कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम रिपीट कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं, है ना, तो उन्हें ध्यान से सुनना। रिवेन्यूज, दीज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न्ड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट बेचा और उससे आपने जो कमाया। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करी, जैसे किसी को पढ़ाना। डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो गुड्स नहीं बेचते हैं। लॉयर सर्विस देते हैं, तो उससे जो इनकम होती है वो सभी चीजें उनके लिए क्या है, रिवेन्यूज। इन्हें हम सेल्स रिवेन्यू कहते हैं। और कुछ दूसरी चीजें भी होती हैं जो हर बिजनेस में, जो बहुत सारे बिजनेस में कॉमन होती हैं, जैसे कमीशन आपको मिली, इंटरेस्ट आपको मिला, डिविडेंड आपको मिली, आपको रॉयल्टी मिली, रेंट मिला। ये सभी चीजें आपके लिए क्या है, रिवेन्यू है, और ये आपकी इनकम भी कहलाती हैं। समझ में आया।
आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए जो आपका बिजनेस खर्च करता है वो सभी चीजें आपके लिए एक्सपेंसेस कहलाती हैं, आर नोन एज एक्सपेंसेस। ठीक है। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम। कभी कभी ऐसा होता है, एसेट्स जो एक्सपेंस होते हैं ना वो एसेट्स के कंजम्पशन पे बेस्ड होते हैं, मतलब जितना एसेट यूज हुआ उतना हमने खर्चा मान लिया। ये चीज आप आगे पढ़ोगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट चीजें अभी हमें पढ़नी है और ऐसी चीजें पढ़नी है जो हम डाइजेस्ट कर सकें। अकाउंट्स इजी सब्जेक्ट है, अगर प्रैक्टिकली चीजें सोचो तो समझेंगे। ये सारी जो भी अनोखी चीजें सुन रहे हो ना वो समझेंगे हम। और सर्विसेज यूज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। द यूजुअल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस आर डेप्रिसिएशन एक चीज होती है, रेंट एक खर्चा होता है, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट दिया, हीटर का कॉस्ट, लाइट का, वाटर का, टेलीफोन बिल एक्सेट्रा। ये जो भी खर्चे आप बिजनेस में कर रहे हो वो सभी चीजें आपके लिए एक्सपेंसेस हैं। और कंजम्पशन के बेसिस पे जो होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, फिर भी एक बार समझते हैं। मान लो एक मशीन है, इस टॉपिक को चलो एक बार ऐसे ही समझा देता हूँ, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पूरा चैप्टर है आगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर भी हम समझते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। मान लो आपने एक बिजनेस में मशीन खरीदी, मशीन परचेस करी, मशीन आपने परचेस करी 1 लाख रुपए की। और इस मशीन की लाइफ जो है ना, लाइफ ऑफ मशीन, इस मशीन की लाइफ जो है 5 years है। 5 साल इस मशीन की लाइफ, मतलब ये मशीन आपने इस साल खरीदी है और ये मशीन 5 साल चलेगी। तो इस मशीन पे जो आपने खर्चा करा है ना 1 लाख रुपए, ये आप एक बार में अपने खर्चों में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये जो मशीन है इस पे आपने 1 लाख रुपए खर्च करा है, तो आपके पास मशीन तो आ गई 1 लाख रुपए की, वो तो ठीक है, लेकिन इस मशीन की वैल्यू आप पूरे 5 साल में डिवाइड कर दोगे। तो 5 साल में हर साल आप कितने कितने कर दोगे, 20-20 हजार, 20-20 हजार आप हर साल करते जाओगे और 5 साल में इस मशीन का पूरा खर्चा आप डिवाइड कर दोगे। तो इसी को बोलते हैं कि कंज्यूम, जैसे जैसे हम मशीन को कंज्यूम करते जा रहे हैं, मशीन को यूज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमने उसका खर्चा बांट दिया। 5 साल इसकी लाइफ है तो हमने 5 साल में बांट दिया। ये एक ऊपर ऊपर से मैंने समझाया है, आगे जाके इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं इसमें भी। अब एक्सपेंडिचर है, इसको ध्यान से समझना प्लीज, एक्सपेंडिचर वाली चीज को ध्यान से समझना। स्पेंडिंग मनी और incurring a liability for some benefit, service और property received is called expenditure। आपने कुछ खर्चा करा जिसमें आपने लायबिलिटी इनकर करी, मतलब आपने कुछ खरीदा, उधार खरीदा, लेकिन फिर भी वो आपका एक्सपेंडिचर है, भले ही आपने उसको पैसे अभी दिए हो या ना दिए हो, वो आपका एक एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, तो आपकी एक लायबिलिटी बन गई। और उसके रिटर्न में आपको कुछ प्रॉपर्टी मिली, तो वो वाली चीजें एक्सपेंडिचर कहलाती हैं। एक्सपेंस मतलब क्या था कि खर्चा करा आपने, आपको कुछ मिला नहीं। सैलरी पे करी, उसके बदले आपको कोई प्रॉपर्टी थोड़ी मिली। रेंट पे करा तो वो बिल्डिंग जो है वो आपकी थोड़ी हो गई, वो तो रेंट तो देना है उसका, है ना। लेकिन एक्सपेंडिचर मतलब होता है आपने कुछ पे करा और उसके बदले आपको कुछ मिल भी रहा है, कुछ प्रॉपर्टी मिल रही है। जैसे आपने गुड्स खरीदे, आपने अपने बिजनेस में माल खरीदा, तो आपने खर्चा करा, पैसे दिए और आपको माल मिल गया। आपने परचेस करी मशीनरी, आपने खर्चा पैसे दिए या नहीं भी दिए, उधार खरीदी, लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी मिली, मशीन। आपने फर्नीचर खरीदा, पैसे दिए, फर्नीचर मिला। ये एग्जांपल्स हैं किसके, एक्सपेंडिचर के। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अगर किसी खर्चे का बेनिफिट सिर्फ 1 साल का है तो हम उसे एक्सपेंस मानते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। ध्यान से सुनो, जैसे मशीन है उसका तो बेनिफिट 1 साल से ज्यादा समय के लिए रहता है, लेकिन कोई खर्चा करा जिसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल के लिए बेनिफिट है जिसका, तो वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा या आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इस चीज को आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अभी भी समझो, अभी समझो इसको ध्यान से सुनो। एक्सपेंस मतलब होता है आपने कुछ खर्च करा लेकिन आपको कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिली, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है आपने कुछ खर्च करा
और आपको कुछ प्रॉपर्टी मिली इन रिटर्न, या आपने खर्च नहीं करा, उधार में आपने खरीद लिया और आपको कुछ प्रॉपर्टी मिल गई, वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। अब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका सिर्फ 1 साल का बेनिफिट है, जिसका सिर्फ कितने साल का बेनिफिट है? 1 साल का, वो वाला जो एक्सपेंडिचर है उसे आप एक्सपेंस भी बोल सकते हो, या आप उसे रिवेन्यू, आप उसे क्या बोलोगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसा जो एक्सपेंडिचर है जो 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे रहा है, ऐसा कोई खर्चा करा जिससे आपको कुछ ऐसा मिला जो 1 साल से ज्यादा के लिए है आपके बिजनेस में, तो वो वाला एक्सपेंडिचर कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एज आपने मशीन परचेस करी, 1 साल से ज्यादा के लिए रहती है, आपने फर्नीचर खरीदा, 1 साल से ज्यादा के लिए रहता है, तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। मस्त टॉपिक था, बहुत शानदार चीज थी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। फिर भी रुको जरा, इतने आसानी से नहीं जान देंगे हम इसको। एक्सपेंस मतलब और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस मतलब क्या होता है? आपने पैसे खर्च करे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पर, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सभी चीजें आपकी एक्सपेंस कहलाती हैं, और इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती, नो प्रॉपर्टी क्रिएटेड। एक्सपेंडिचर होता है जैसे परचेस करा ऑफ स्टॉक या गुड्स, मशीन परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड, ये सब क्या होते हैं? इसमें प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, क्रिएटेड। दो टाइप के होते हैं, एक रिवेन्यू होता है। एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, एक रिवेन्यू होता है और एक कैपिटल होता है। रिवेन्यू मतलब होता है लास्ट बेनिफिट, लास्ट फॉर लेस देन अ ईयर, 1 साल से कम के लिए जिनका बेनिफिट रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेनिफिट्स लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ये थी इसकी शॉर्ट समरी, और अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट गेन्स एंड लॉसेस। उससे पहले ठीक है, तो सबसे पहले आप सेल्स देखो। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स क्या बताती है कि आपने टोटल कितने का बेचा, गुड्स और सर्विस मिला के टोटल कितने बेचे, मतलब कितने रुपए का बेचा। मान लो मैंने मैंने 30 लाख रुपए की सेल्स करी, सब मिलाकर, उस जैसा एग्जांपल में हमने देखा था। गुड्स थे 25,000 कर, लेकिन मैंने बेचे 30,000 में, तो सेल्स कितनी हुई मेरी? 30,000 की हुई। और जो प्रॉफिट है, ध्यान से सुनो, जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ? 5,000 का हुआ। गुड्स कितने के थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स, मेरे पास कॉस्ट कितना था गुड्स का? कितनी कीमत? कीमत, कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब माल की कीमत। मान लो 25 लाख थी, और इस माल को, 25 लाख के माल को सेल करा, सोल्ड एट, सोल्ड फॉर रुपीज, ये 25 लाख का माल मैंने 30 लाख रुपए में बेच दिया, तो जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, एक्सेस, ये कहलाएगा प्रॉफिट। 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है,
25 लाख का माल मैंने 30 लाख में बेच दिया, तो ये 5 लाख रुपए जो है ये मेरा प्रॉफिट है। समझ में आया? प्रॉफिट। मान लो ये 25 लाख का माल मैं सेल करता, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स 25 लाख से सोल्ड फॉर रुपीज, और मैंने बेचा 22 लाख रुपीज में, तो जो लेस है मतलब 3 लाख रुपए, ये मेरा क्या हो जाएगा? लॉस ऑन सेल। मतलब 25 लाख के गुड्स को मैंने 22 लाख रुपए में बेच दिया, कम में बेच दिया, तो ये मेरा 3 लाख रुपए का जो है लॉस हो गया। तो प्रॉफिट भी आप समझ गए होगे, इजी था। लॉस भी आप समझ गए होगे। प्रॉफिट एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड। प्रॉफिट एक्चुअली ये नहीं कहलाता, और भी चीजें कंसीडर की जाती हैं। जैसे मैंने पूरे साल में जितना खर्चा करा और जितना कमाया, मैंने कमाया ज्यादा और खर्चा कम करा, तो जो ऊपर जो पैसे हैं मेरे कमाए हुए, वो मेरा प्रॉफिट होता है। मान लो इनकम मेरी थी, पैसे मेरे पास आए 30 लाख, खर्चे मेरे थे, एक्सपेंसेस मेरे थे 25 लाख, तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट। इसमें इनकम मेरी थी 30 लाख, खर्चा मेरा था, एक्सपेंस मैंने कर दिए 34 लाख, तो जो 4 लाख रुपए है वो मेरा लॉस है। समझ में आया? गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन्स। जैसे आप कोई सा कोर्ट केस जीत गए और आपको उसमें कुछ पैसे मिल गए, तो वो आपके लिए गेन है ना? सिंपल सी चीज है। गेन मतलब क्या होता है? आप कोई कोर्ट केस चल रहा था या कुछ भी हो रहा था और आपको पैसे मिल गए, वो गेन है आपके लिए। या आपने कोई मशीन बेच दी जो थी तो 20,000 की, लेकिन बिक 25,000 में गई, तो वो 5,000 आपके लिए क्या हो गया? गेन हो गया। मतलब जो पैसे आपको बढ़कर मिल गए, आपको ऐसे ही मिल गए इंसिडेंटल, वो आपके लिए क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। तो हमने सेल्स समझ लिया, प्रॉफिट समझ लिया, गेन समझ लिया और लॉस भी समझ लिया। लॉस आग लगने से भी हो सकता है, चोरी होने से भी हो सकता है, ये सारी चीजें भी हमारे लिए लॉस कहलाती है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यूज ऑल्सो रिफर टू मनी लॉस्ट विदाउट बेनिफिट। और फायर या थेफ्ट, ये भी हमारा खर्चा है। चोरी हो जाना या आग लग जाना, ये भी हमारा खर्चा है। अब लास्ट टॉपिक, हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, परचेसेस का मतलब क्या होता है। हमने सेल्स भी देख लिया था। सेल्स मतलब जो भी आपने, जितने का भी आपने बेचा, जितने का भी आपने बेचा, जितने में आपने बेचा, वो सेल्स है आपके लिए। परचेसेस क्या होता है? परचेसेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और ऑन कैश फॉर यूज और सेल। जो भी आपने गुड्स खरीदे बिजनेस में, गुड्स मतलब जो चीज आपने बिजनेस में बेचने के लिए खरीदी, आपने क्रेडिट खरीदी उधार, या आपने कैश में खरीदी नगद, ये दोनों का टोटल मिलाकर सेल, सेल के लिए जो खरीदी, इन दोनों का टोटल मिलाकर वो परचेसेस कहलाता है। कि मैंने टोटल इतने के गुड्स परचेस करे, तो वो आपका कहलाता है परचेस। ट्रेडिंग कंसर्न में परचेसेस आर मेड फॉर ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल। जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो खरीदते हैं और बेच देते हैं, खरीदते हैं और बेच देते हैं, विथ और विदाउट प्रोसेसिंग, बिना कुछ करे। कभी कभी कुछ करते भी हैं, एक्स्ट्रा चीज उन्होंने ऐड कर दी उसमें, या बिना कुछ करे जैसा खरीदा वैसे के वैसे ही बेच दिया। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है? वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, परचेस करते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो कच्चा माल खरीदते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और उसको क्या बना देते हैं? फिनिश्ड गुड्स, मतलब कंप्लीटेड माल। ये जो फिनिश्ड गुड्स है ना, ये पूरा बन चुका है, और फिर उसको बेचते हैं। परचेसेस में भी कैश परचेस, परचेस वो कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। वो कच्चा माल खरीदेंगे, वो कैश देके भी खरीद सकते हैं नगद में, या क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं उधार में।
तो आई होप सो आपको ये परचेज भी समझ में आया। परचेजेस मतलब होता है जो भी आपने गुड्स खरीदे, गुड्स बेचने के लिए, है ना। गुड्स मैन्युफैक्चर वालों के लिए क्या है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। वो उसको खरीदेंगे, फिर उस पर काम करेंगे, उसको पूरा बनाएंगे, फिनिश्ड गुड बना के उसको फिर बेचेंगे। तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है, गुड्स ही कहलाएंगे। जो ट्रेडर है, जो खरीदता है और वैसे का वैसे ही बेच देता है, उसके लिए जो वो खरीद रहा है वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। मतलब परचेजेस हम कब यूज करेंगे, जब हम गुड्स परचेस कर रहे होंगे, है ना। जब भी हम गुड्स परचेस करेंगे तो हम परचेज नेम का यूज करेंगे, इस वर्ड का यूज करेंगे, परचेस का। अब कई बार आपके क्वेश्चन में लिखा होता है मशीनरी परचेज्ड फॉर यूज इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में एक मशीन खरीदी है, तो वो आपके लिए गुड्स नहीं है, ठीक है। जब भी गुड्स खरीदेंगे खरीदेंगे तो ऐसा लिखा होगा गुड्स परचेज्ड फॉर इतने रुपए के गुड्स खरीदे। तो आप जब ऐसा लिखा होगा गुड्स खरीदे, तो आप लिखोगे परचेज, परचेज नाम का यूज करोगे। मशीन खरीदोगे, खरीदोगे तो आप लिखोगे मशीन। अब आपने मशीन खरीदी, आपका बिजनेस मशीन का बेचने का है, मशीन आपने बेचने के लिए खरीदी, तो आप किस नाम का यूज करोगे, परचेस। आगे जाके इस चीज को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये क्लास समझ में आई हो, आपको इस क्लास में मजा आया हो, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें और प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे, चीजें और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, और क्वेश्चंस करते टाइम आपको मजा आ जाने वाला है। इतना ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स, मजा आ जाएगा, लिटरली आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो लेक्चर्स हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। डेली हमारी क्लास होने वाली है, मजे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हर चीजें सीखेंगे। कल है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें आप और नई नई चीजें सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। कल भी आप लोगों को आना है इसी जोश के साथ, और बहुत अच्छे से क्लास 11th को पढ़ना है। और ये बैच कंप्लीटली फ्री है, आपको चिंता नहीं करनी है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, इस लेक्चर में बस इतना ही। दिस इज साहिल राठौर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।